नमस्कार दोस्तों आज एक महीना पूरा हुआ तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की। इसी दौर में पावर सेक्टर से जुड़े हुए करीब करीब 5 दर्जन से अधिक प्रोजेक्ट देरी से चल रहा है। इसी दौर में खनन से जुड़े हुए करीब आधे दर्जन से अधिक प्रोजेक्ट धीरे चल रही है। इसी दौर में रेलवे से जुड़े हुए करीब 105 प्रोजेक्ट धीमा चल रहा है। इसी दौर में नल से जल और पानी से जुड़े हुए करीब करीब 1.5 दर्जन के आसपास प्रोजेक्ट धीरे चल रहे हैं। इसी दौर में पेट्रोलियम क्षेत्र से जुड़े हुए करीब करीब 91 प्रोजेक्ट धीमा चल रहा है। करीब करीब 5 लाख करोड़ का चूना मौजूदा सरकार को लग चुका है। इसी दौर में डिसइन्वेस्टमेंट की फाइल एक बार पुनः खुल गई। इसी दौर में सरकार अब बैंकों को ही बेचने की तैयारी शुरू कर चुकी है। या ये कहे कि इसी दौर में एसबीआई ने एक अपनी रिसर्च रिपोर्ट को सामने किया और बताया कि बैंकों की माली स्थिति इस दौर में सबसे बेहतरीन है, तो फिर क्यों नहीं उन्हें डिसइन्वेस्ट किया जाए, यानी विनिवेश किया जाए, यानी बेच दिया जाए उसे। इसी दौर में एक ट्रेन हादसा भी होता है। आप इस बात को भूल तो नहीं गए। इसी दौर में नीट पेपर लीक हुआ। ये बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक ने ये बात कह दिया कि पेपर लीक हुआ नीट का, लेकिन मंत्री जी की नौकरी नहीं गई जो शुरू से ही कह रहे थे पेपर लीक नहीं हुआ। इसी दौर में महंगाई और खास तौर पर थोक महंगाई दर बढ़ चुकी है। आप इस बात को भूल तो नहीं गए। इसी दौर में डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया और नीचे आया। इस दौर में रोजगार के दरवाजे बंद हो गए हैं। इसी दौर में चाहे दूध हो, दाल हो, सब्जी हो, आलू हो, प्याज हो, गैस हो, यहाँ तक घूमते फिरते टोल प्लाजा हो, इन टोल हो, वो तक महंगा हो गया। लेकिन ये सारी चीज कहने से क्या फायदा होगा, क्योंकि राहुल गांधी तो नाटक कर रहे हैं देश में। राहुल गांधी तो इस भारत देश के भीतर सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी मणिपुर क्यों जाते हैं? एक बार गए ठीक था, लेकिन बार बार जाने की, 3-3 बार जाने की क्या जरूरत थी? अब वो रायबरेली क्यों जा रहे हैं? रायबरेली तो उनके रियासत से जुड़ा हुआ है, तो फिर वहां जाकर के क्या करेंगे वो? तो आने वाले समय में अलग अलग राज्यों में जाकर के राहुल गांधी कौन सी राजनीति साधना चाहते हैं? इस भारत देश के भीतर विपक्ष का नेता का काम तो पार्लियामेंट के भीतर रहना है, इसीलिए तो पार्लियामेंट के भीतर उनको एक रूम दिया गया। लेकिन इसी दौर में आपको ऐसी कोई भी चीज नजर नहीं आएगी जो इस भारत देश की सत्ता सरकार के निर्णय से इस भारत देश की मौजूदा परिस्थितियों से उठा दे। तो ये कौन सी डील है, ये कौन सी स्थिति है? क्योंकि कॉर्पोरेट और सत्ता की नेक्सस, कॉर्पोरेट सत्ता और मीडिया की इस त्रिकोण की नेक्सस को बीते 10 सालों में ये देश इससे जूझता रहा है। लेकिन इस दौर में कुछ नई चीजें भी सामने रख दी जिसने राहुल गांधी की लोकप्रियता उन्हीं माध्यमों में कहीं अधिक हो गया, कई गुना अधिक हो गया, और होते होते तो कई जगहों पर यह करीब करीब 100 गुना तक बढ़ गया। जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी लोकप्रियता की झंडे गाड़ा करते थे, तो फिर क्या इस दौर में उनका ब्रांड खत्म हो गया? क्या उनकी लोकप्रियता खत्म हो गई? क्या राहुल गांधी की लोकप्रियता को दोबारा से दफन करने की स्थिति में क्या देश की मीडिया के साथ डील हो चुकी है? बहुत पैसा खर्चा इससे पहले किया गया, एक बार फिर से वही पैसा खर्च नए सिरे से नए अंदाज में किया जाए, और इस बार कॉर्पोरेट पैसा देने को तैयार है। इस दौर में कॉर्पोरेट के हाथों बहुत कुछ सौंपने की तैयारी भी सरकार कर रही है। यहां तक कि बजट तो निजीकरण की सुनाने वाला है, और सरकार ने यह बात तय कर लिया है कि हर हाल में इस भारत देश की कॉर्पोरेट को ही आगे बढ़ करना है। उसी की नेटवर्थ, उसी के पैसे के बाद आगे चलेगी, अन्यथा यह देश तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन नहीं पाएगी। तो इसीलिए इस दौर में क्या मीडिया के साथ डील में अब कॉर्पोरेट की हक की लड़ाई मीडिया को लड़ना होगा? क्या कॉर्पोरेट के हक के साथ सत्ता के बचाव मीडिया को ही करना पड़ेगा? क्या विपक्ष के जो कोई भी भूमिका जिस प्रकार से भी देश के भीतर नजर आए, और खास तौर पर राहुल गांधी जब निशाने पर हैं, तो उनकी हर हरकत पर ध्यान रखा जाए और वही मुद्दा इस देश के भीतर हो, वही खबर भी हो? ऐसी परिस्थिति इस भारत देश की मीडिया के सामने कभी आया था क्या? लेकिन आज जिन सारी बातों का चर्चा आपके सामने हर तथ्य के साथ चर्चा करने वाले हैं, उसमें हो सकता है कि आप चौंक जाए, आप सोचने लगेंगे कि यह इस भारत देश को लेकर के सोच हो क्या गया है। लेकिन ये बातें मुख्य मीडिया से बाहर है। मीडिया में तो राहुल की ड्रामा रेंग रहा है, राहुल की राजनीति चल रही है, उनकी गैर संवेदना और संवेदना पर भी राजनीति रेंग रही है। तो इन सारी चीजों को एक दौर के लिए भूल जाइए। आज शुरुआत करते हैं एडवर्टीजमेंट से, यानी विज्ञापन से। ये विज्ञापन 3 बड़े बैंकों के, इन बैंकों ने विज्ञापन निकाला इसी महीने में
एडवर्टीजमेंट किया, उस विज्ञापन में दर्ज होता है नौकरी मिलेगी आपको, और नौकरी 6000 से ज़्यादा है, तीनों बैंकों को अगर शामिल कर दीजिएगा तो। लेकिन पहली बार नौकरी अप्रेंटिस के तौर पर है, यानी ये कहे एक ऐसी व्यवस्था देश में की जा रही है जिसमें बैंकों में काम भी मिल जाए। तो जिस प्रकार से सेना के भीतर अग्निवीर 4 साल के लिए, ठीक उसी प्रकार से बैंकों के भीतर बैंकिंग भर्ती के तहत इसी महीने 28 तारीख को ऑनलाइन ही परीक्षा होगी, और 3 बैंकों के इस विज्ञापन को पहले एक पल के लिए आपको देख लेना चाहिए, और सारी बातें आपके सामने होगी और सच को भी सामने लाया जाएगा जो इस भारत देश के भीतर में कॉरपोरेट सत्ता और देश की मीडिया के कहते हैं ना डील का, इन पूरे नेक्सस का हिस्सा होता है। तो ये 3 विज्ञापन है, पंजाब नेशनल बैंक के होते हैं, यूको बैंक के होते हैं और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के होते हैं। इन तीनों विज्ञापनों में पंजाब नेशनल बैंक में 2700 नौकरियों का जिक्र होता है, इसके भीतर यूको बैंक से 544 नौकरियों का जिक्र होता है, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 3000 नौकरी देने को तैयार हो गए। मैंने इस नौकरी की उम्र करीब 1 साल है, जिसमें 15,000 रुपये दिए जाएंगे, 10,500 रुपये बैंक देगा, 4,500 रुपये उसमें गवर्नमेंट डालेगी, सरकार डालेगी, कुल मिलाकर के 15,000 प्रति महीने अप्रेंटिस एक हर ग्रेजुएट को दिया जाएगा। ऑनलाइन की व्यवस्था की जाती है और इसके जरिए अब शुरुआत हो रही है यह बैंकों के भीतर नए तरीके से की अग्निवीर योजना के तहत ही, मतलब उस टाइप का ही बात आज इसलिए कि क्योंकि सरकार ये मान करके चल रही है, उसकी एसबीआई की रिपोर्ट ही नहीं बल्कि ये कहे कि जो वर्तमान सरकार की सलाहकारों की टीम है, फाइनेंशियल टीम जो होती है, उन सब लोगों का मानना है कि अब बैंक का निजीकरण हो जाना चाहिए, यानी बेचने की प्रक्रिया की शुरुआत आईडीबीआई से होगी, जिसमें 61 से 67% के बीच शेयर बेच दिए जाए। तो सरकार बेचे, कुछ एलआईसी बेचे, एलआईसी भी सरकार की है तो निर्णय भी सरकार का होगा। यानी ये कहे जब बैंक बिकने की या फिर डिसइन्वेस्टमेंट के प्रोसेस में आए तो कर्मचारियों का बोझ कहीं से भी हावी न हो। और शायद इसीलिए 2014 में बैंकों में काम करने वाले कर्मचारियों की जो संख्या हुआ करती थी वो करीब करीब 12 लाख के करीब थी। वो 2024 आते आते वो करीब 8 लाख के करीब आकर के अटक गई। इस दौर में प्राइवेट सेक्टर के बैंक थे, उसमें काम करने वाले लोगों की संख्या 10 लाख के पार चली गई। यानी ये कहे कर्मचारी कम करते जाइए, एक साल का नौकरी पे रखिए, उनसे आप काम करवाइए, और उसके बाद जब बैंक को बेचने की प्रक्रिया की शुरुआत देश में हो तो उसमें आपको कोई दिक्कत कर्मचारियों को लेकर के बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, उनको ठिकाने लगा दिया जाए। ये सच है इस देश का। दूसरा सच उसी बैंक के भीतर का और भी इससे भयावह है। उस बैंक के भीतर जो हर बैंक का एनपीए होता है, यह भी आपको जान करके हैरानी होगी इस बात को कि एनपीओ को चुकाने के लिए, यानी बेट लोन जिसको कहते हैं, जो रईस मित्रों ने, सत्ता के रईस मित्रों ने जो लोन ले लिया और कहा कि हम नहीं दे पाने की स्थिति में, नहीं चुका पाएंगे, जिसको बिलफोर डिफॉल्टर कहते हैं, उनके लिए मौजूदा सरकार ने पैसा दिया ही। लेकिन जानकारी एक सामने नहीं आती है कि जो ऑफिसर्स बैंक की यूनियन है वो उसने इस बात की खबर दी कि दरअसल जो पेंशनरों का पैसा होता है, इस देश के तमाम सरकारी बैंकों को अगर शामिल कर दीजिए तो पेंशनरों का जो बजट, जो पैसा रखा होता है वो करीब 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का होता है। उसमें से भी एनपीए का पैसा दिया गया और उसको किसी तरीके से उसको ठीक किया गया, सरकार के अनुकूल किया गया, जिससे सरकार को बैंकों को बेचने में कोई भी असुविधा सामने ना हो, कोई बाधा ना हो। यहाँ पे कुछ बातें और भी तथ्य के साथ समझ लीजिए। इस समय भारत देश के भीतर में सरकारी बैंक कर्मियों की संख्या करीब 8,38,927 के आसपास है। बीते 10 साल के भीतर करीब करीब 3.5 लाख से अधिक बैंकों के कर्मचारी कम हो गए हैं। यह है बैंक का पहले बंटाधार की स्थिति। दूसरी परिस्थिति यह है जो पीएनबी हो, चाहे यूको बैंक हो, चाहे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो, इन सभी के हेड ऑफिस होता है एचआर डिवीजन के जरिए जो पूरा का पूरा विज्ञापन निकाला गया, जिसको आपने देखा भी, उसके जरिए इस बात का जिक्र होता है कि अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग राज्यों के अलग अलग जिलों में जहाँ जहाँ भर्ती होनी है वहाँ पर केवल ग्रेजुएट चाहिए, और ये ऑनलाइन परीक्षा 28 जुलाई को होगी। और इसके बाद जो भर्ती होगी उसमें सरकार का बजट और बैंक के द्वारा दिया जाने वाला बजट, इसकी रेखा
उस रेखा से हट करके होगी जो बैंकों के भीतर का बजट होता है कि आपको इतने रिक्त पदों को भर देना है। यानी ये कहे कि एक अलग सी परिस्थिति है कि वहां पे पैसा बचे और धीरे धीरे उसको डिविडेंड के तौर पर सरकार को ही वापस कर सके। यह भी परिस्थिति इस भारत देश के भीतर खुले तौर पे देखा जा सकता है। यहाँ पर एक और उसके आगे का सच्चाई ये होता है, यह सबसे बड़ा सवाल होता है यह इस तथ्य के साथ कि जितनी बड़ी संख्या में जिन कंपनियों ने कर्ज लिया, उस कर्ज को लेने के बाद जो आईपीसी के पास भेजा जाता है या एनसीएलटी के पास भेजा जाता है, उसके आंकड़े और बैंकों से लिए गए कर्ज की परिस्थिति तो ये बताती है कि इस भारत देश के भीतर में टॉप 12 ऐसे 1 दर्जन से अधिक कंपनियां जिन्होंने कर्ज लिया, जिन्होंने 4,44,333 करोड़ का उसको दिवालिया घोषित करने के बाद जो दूसरी बड़ी कंपनी जो सरकार के मित्र होते हैं, दोस्त होते हैं, उन्होंने जो खरीदा वो करीब करीब 1,57,104 करोड़ में वो खरीद लिया। या ये कहे कि 25 से 30% के आसपास आप खरीदिए, 30 रुपये दीजिए, आपको 100 रुपये मिल जाए। कुछ इसी प्रकार से कुछ छोटे स्तर पे, बड़े स्तरों पे ये लाखों करोड़ों अरबों का खेल है। तो इस सच को समझने से पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बात करना चाहिए, जो इस समय मॉस्को के भीतर है। उन्होंने भी कहा कि वो तीसरे टर्म में 3 गुनी रफ्तार से काम करेंगे और 1 महीना उनको पद संभाले हुए हो गया है। ये तीसरी रफ्तार क्या होती है? लेकिन पहले नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं, आज से ठीक बकौल मोदी जी, आज से ठीक 1 महीने पहले 9 जून को मैंने तीसरी बार भारत के पीएम पद की शपथ ली थी। ये बकौल मोदी जी कहते हैं मॉस्को से। आप उसी दिन मैंने एक प्रण किया था, मैंने प्रण किया था कि अपने तीसरे टर्म में मैं 3 गुनी ताकत से काम करूंगा। ये बकौल मोदी जी ये कहते हैं, मोदी जी के शब्दों में साफ साफ यही कहते हैं। आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। ऐसे में कोई भी सोचेगा कि ये तीसरी रफ्तार का मतलब क्या था मोदी जी का, यानी बीते 10 साल में जिस तेजी के साथ नरेंद्र मोदी सरकार काम कर रही थी, अब उसमें 3 गुनी रफ्तार आ जाएगी। तब तो ऐसे में जो प्राइवेटाइजेशन का पूरा आंकड़ा जो है, जो मौजूदा सरकार ने अपने तौर पे दिया था, या मोनेटाइजेशन का आंकड़ा जो सरकार ने उस समय दिया था, उसकी रफ्तार को अगर बढ़ा देते हुए 3 लाख करोड़ को भी पार कर जाएगा। क्योंकि पहले तो 1 लाख करोड़ का जिक्र था जो निजीकरण के आश्रय था। डिसइन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में भी बड़ी रफ्तार हो जाएगी, यहाँ पर भी 1-1.5 लाख करोड़ रुपए की कमाई हो ही जाएगी। जो मोनेटाइजेशन की परिस्थिति थी जिसमें 6 लाख करोड़ की कमाई 2025 तक के टारगेट में 2022 में ऐलान किया गया था, अब उसमें भी अगर रफ्तार आएगी तो इसका मतलब फिर बहुत साफ होता है कि ये 6 भी 18 लाख करोड़ मोनेटाइजेशन की दिशा में चल जाएगा। जब इतनी बड़ी बड़ी रकम जो है कॉरपोरेट के हवाले इस भारत देश के संपत्ति को करके ली जाएगी, तो फिर उससे देश चलेगा, और देश चलाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्या? आखिर इसको और भी कहते हैं ना, छोटे खंड पे समझने की जरूरत है। जैसे एक कंपनी था जिसको पिरामल ग्रुप ने जो खरीदा था, एक जो 37,250 करोड़ में एक वीडियोकॉन इंडस्ट्री से जुड़े हुए 13 कंपनियां थी, उसको वेदांता ग्रुप ने खरीद लिया। लेकिन वीडियोकॉन इंडस्ट्री उसके ऊपर जो एनपीए था वो 71,435 करोड़ का था, उसको वेदांता ग्रुप ने खरीदा 2,962 करोड़ रुपए में। यानी ये कहे कि 93% से ज्यादा हेयरकट। बैंकों की स्थिति नाजुक हो गई। इसी प्रकार से आलोक इंडस्ट्री करीब करीब 29,500 करोड़ के एनपीए पे थी। इनको मुकेश अंबानी ने जो खरीदा वो करीब करीब 5,000 करोड़ में, यानी यहाँ पर भी 82% का हेयर कट होता। यानी आरकॉम रिलायंस कम्युनिकेशन 49,000 करोड़ का एनपीए, इसको खरीदा गया 5,000 करोड़ में। पैसा दिया जा रहा है भूषण इंडस्ट्री, एक भूषण स्टील जो 56,000 करोड़ एनपीए था, उसको 35,000 करोड़ में बेच दिया गया। दूसरी भूषण इंडस्ट्री जो पावर स्टील से जुड़ी हुई थी, ये 48,000 करोड़ की थी, उसको 19,000 करोड़ में बेच दिया गया।
ये परिस्थिति कहती है कि जैसे एमटेक मोटो करके एमटेक काटो का कुछ ऐसे जिक्र होता है, जिसमें इस भारत देश के सरकार की करीबी जो कोई भी आपके मन में आता है कि वो कितने में कौन क्या खरीद रहा है, और सारे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो 12,500 करोड़ का एनपीओ और 2000 में खरीदता जाता है। मोन्टेक इस्पात बेट एनर्जी लिमिटेड 11,900 करोड़, इसको जेएसडब्ल्यू और 2,892 करोड़ रुपए में इस कंपनी को खरीद लिया गया था। यानी इस परिस्थिति के भीतर अगर आप देखेंगे तो अगर इस रफ्तार को अगर समझेंगे, बीते 10 सालों के भीतर अगर इस बात को टटोलेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो कुल मिलाकर के आपके सामने 16 लाख करोड़ रुपए जो था उसको जो बेचा गया जिस भी रूप में अलग अलग तरीके से, वो 16 लाख घटते घटते होकर के हो गया 14 लाख, 4 लाख करोड़ में बेच दिया गया। तो 12 लाख करोड़ रुपया किन के पास गया? उन्हीं रईसों के पास गया जो रईसी के साथ जी रहे थे, कर रहे थे। सारे सवाल इस दौर में गायब हो चुके हैं। जेट एयरवेज को भी आप याद कीजिएगा, 8,000 करोड़ का एनपीए 1,500 करोड़ में उसको भी निपटा दिया गया, भेज दिया गया। ये परिस्थिति बहुत साफ तौर पे ये बताती है कि इस भारत देश के भीतर में कैसे नेक्सस काम करता है, और इस नेक्सस के आश्रय अब जो बजट प्राइवेटाइजेशन की दिशा में भारत देश को ले जाने वाला है, क्या उससे जुड़े हुए तमाम सवालों को देखा जाए, समझा जाए कि प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्यों, कॉरपोरेट के नेटवर्थ को बढ़ाना, उसके जरिए इस भारत देश में ये कल्पना करना कि पैसे से पैसा बनेगा तो गरीबों के लिए तो कुछ होना नहीं चाहिए। हाँ, उनके जरिए जो कुछ पैसा मिलेगा कुछ योजनाएं शुरू कर देंगे। आखिरकार उसकी पूरी परिस्थिति की अगर सामने फहरिस्त नजर आती है, जैसे मुद्रा योजना, एक बहुत बड़ा सवाल होता है, आखिर सरकारी बैंकों को प्राइवेट इन दोनों के जरिए मुद्रा योजना बांटा गया, उसकी की जो पूरी की पूरी रकम होती है वो करीब लाखों करोड़ रुपया किसके पास गया, कहाँ से गया, ये आज तक बैंक बता नहीं पाया। उनका कहना है कि हम केवल संख्या आपको बता सकते हैं, इतने खाते थे, इन खातों की एवज में हमने इतने लाख करोड़ रुपए दिए। आखिरकार ये करीब करीब 25 से 28 लाख करोड़ से ज्यादा का ये मामला है। पूरी परिस्थिति आप मीडिया के भीतर ये नजर नहीं आई होगी, ये सारी चीजें मीडिया के अंदर से गायब है। और इसके एवज में आपके मन में बार बार एक सवाल आया कि राहुल गांधी मणिपुर जाकर प्रधानमंत्री से आग्रह करते हैं कि आप यहाँ एक बार आइए, तो आप इस भारत देश के प्रधानमंत्री है, मणिपुर इस देश का हिस्सा है, आपको यहाँ आना चाहिए। अब इसको आप देखिए और खुद ही देखिएगा कि क्या हो रहा है। जो इस भारत देश का मुख्य मीडिया इस देश को इस बात को बताने से चूक नहीं रहा और कह रहा है कि राहुल गांधी राजनीति कर रहा है, देश में आग लगा रहे हैं। जब राहुल गांधी मणिपुर पहुंच करके जो कह रहे थे, आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।